मात्राएं होती हैं? तो 13 11 होती हैं। 11 13 ना कहिए बार बार। दोहा में कितनी कितनी होती हैं? 13 11। समचरण में कितनी होंगी? 11। और विषम चरण में 13। ठीक है। उल्लाला में क्या है? पहली बात तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उल्लाला क्या है बेटा? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक ना। इसके उल्लाला के विषम चरण अगर अर्ध सम है तो 1 3 बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और समचरण यानी कि 2 4 बराबर होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना। इसके विषम चरण यानी कि हम ना कहें तो आप समझ जाए कि विषम चरण का मतलब क्या है? 1 और 3। विषम चरण का मतलब क्या है? 1 और 3 यानी कि विषम चरण में 15 मात्राएं होंगी। विषम चरण में 15 मात्राएं होंगी और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो लिख लीजिए उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं, 13 13, केवल 13 नहीं 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। आगे लिखना नहीं बता दे रहे। कभी भानु यह कहते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 13 13 मात्राएं होती। ये केवल कभी भानु का कथन है उल्लाला के बारे में। पहले तो ये बात आप अपनी समझ लीजिए कि ये कैसा अर्ध सम्मात्रिक है। विषम चरण में कितनी होंगी? 15 और सम चरण में कितनी होती? 13 13 मात्राएं होती। इसका पहले एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। सब भांति सुशासित हो जहां, 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 कामा लगाइए, समता के सुखकर नियम। सब भांति सुशासित हो जहां, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम। लिखा हो गया ना सबका बेटा? लाइन चेंज करिए। बस उसी सुशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में, उसी स्वशासित, उसी बस उसी स्वशासित, स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम। ठीक है। अब बेटा इसको जरा काउंट करिए आप। सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। अब देखिए बेटा, बहुत संभल करके काम करना होता है। 15 13 आ रही है ना? टोटल 28 बैठ जाएंगे और सम्मात्रिक में भी 28 28 चल रही है। अभी तो एक एग्जाम्पल बताया, एक लिखाया, उसी का लिखा दिया। तब तो आप कंफर्मेशन में रह रहे हो कि इसी का वो मतलब बोला होगा। सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नियम, बस सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। क्लियर हुआ? बोलो निकल रहा है? 15 13 आ रहा है। अब चलिए, कभी भानु ने कहा, इसी के बारे में बता रहे हैं। कभी भानु ने यह कहा कि इसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगर प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि अर्ध सम से निकाल करके इसे सम में भी टिक कराया जाता है।
अर्ध सम से इसे निकाल करके कहां टिक कराएंगे, सम में भी हम लोग टिक कराएंगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा बहुत ये ध्यान रखें और इसमें ज्यादा और कुछ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमने सममात्रिक छंद तुम्हें पढ़ाए हैं, सममात्रिक छंद जो थे उस पे हम लोगों ने चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका, ठीक, ये चार हम लोगों ने पढ़े। इनमें ज्यादा अगर कुछ नहीं तो इनमें केवल इतना आप मान करके चले, जो यहां पर चीजें हैं उनमें चौपाई, दोहा, सोरठा और कभी कभी बरबय, इतना आता है जब वो चौपाई के रूप में देंगे। बाकी देने को तो कुछ भी भाई दे सकते, पेपर उनका, सिलेबस उनका, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं बना है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप, हमने सुबह भी आपसे कहा था केवल आप नहीं परेशान हो, परेशान सबको, ये सबको वही समय मिला है जो पहले से भी पढ़ रहे थे। ह्यूमन बिहेवियर होता है कि लोग भूलते भी हैं, ऐसा तो है नहीं जिन्होंने एक बार पढ़ लिया हमेशा याद बने रहे, 6 महीने ना पढ़ो फिर वही बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें परेशान कुछ नहीं होना। फिर तीसरा चरण आता है बेटा विषम मात्रिक का। विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इनमें कुछ भी समान नहीं होता। पहली बात तो विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, जिनके प्रत्येक चरण में कोई भी बात समान नहीं होगी। विषम मात्रिक में दो आपको पढ़ने मेन, कुंडलिया और छप्पय, कुंडलिया और छप्पय। पहली बात तो ज्यादातर बेटा ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक है और कौन सा विषम मात्रिक है। तो ये दो आप मेन ले करके हम लोग चलते हैं, वो है कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया कैसा है, तो विषम मात्रिक है। पहली बात, जो भी एग्जाम्पल देगा एग्जामिनर वो बड़ा होगा, कम से कम 6 लाइनें होती हैं इसमें, कम से कम 6 लाइनें होती हैं। और सबसे सरल और अंतिम बात तुम्हें बता दें, एग्जामिनर तुमसे जिस बात से प्रारंभ होगा, इनमें मात्राएं ज्यादा काउंट नहीं करवाएगा। ये भी आप बिल्कुल मान करके मोटा मोटा चले, अगर इनमें मात्राएं काउंट कराएगा तो 70% बच्चा सेटल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये बड़े होते हैं, ज्यादा जगह घेरे होंगे पेपर में, 6 लाइनें होंगी, उनमें अगर होगा तो एक ही लाइन लिए हो, ठीक है। तो कुंडलिया जो होते हैं, पहली बात तो है जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी से समाप्त होगा आकर के, पहला मोटा और सबसे सटीक आंसर बैठता है। जिससे शुरुआत होगा उसी शब्द से उसका अंत होगा, मतलब पहली लाइन का पहला शब्द जो होगा वही मतलब 6वीं लाइन का अंतिम शब्द होगा। जैसे साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, तो शब्द कहां से शुरुआत हुआ, साईं से शुरुआत होगा। और इसके जो एग्जाम्पल भी होंगे वो बड़े होंगे। पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश, ताई की गति सुन लीजिए, कह गिरधर कबीराय राम सौ मिल गए जाई, और पाए विभीषण राज लंकापति बाजो साईं, ठीक ना। इतना सब नहीं, जहां से शुरुआत होगी यानी कि साईं अपने भ्रात को, तो साईं से ही शब्द समाप्त हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा अगर कोई बड़ा तुम्हें मिलता है तो वो कुंडलिया ही होगा। एक तो ये क्वेश्चन आता है बेटा। दूसरी बात आती है कि कभी कभी दे देगा कुंडलिया किसका योग होता है, तो दोहा और रोला का। कुंडलिया किसका योग दोहा और इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये हमारा आपका कंपटीशन लाइन है, आपको मर्म समझना पड़ेगा पेपर बन कहां रहा है। पढ़ने का ये उतना समय नहीं है जहां पर ये तुम्हारी सटीक रणनीति अगर बैठ गई। तो हमने दो बातें बताई, पहली बात तो बताया कि 6 लाइनें होंगी कम से कम, ठीक ना, तभी वो कुंडलिया जनरेट हो पाएगा। दूसरी बात, पहली लाइन का जहां से शुरुआत हो रही होगी, जैसे हमने कहा ना साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, तो लंकापति बाजो साईं, वहीं से अंत हो रहा होगा। पहली बात तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये भी पेपर में आता है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा दोहा और रोला का योग होता है, या कुंडलिया किससे मिलकर के बनती है, तो दोहा और रोला का। तीसरी बात होती है ऊपर की 2 लाइनें दोहा होती है, इसमें ऊपर की 2 लाइनें जो होंगी दोहा की चल रही होंगी, साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, त्रास दियो लंकेश ताकि गति सुन लीजिए, और जहां से चौथी लाइन का अंत हो रहा होगा, चौथी लाइन का नहीं कहें, चौथे चरण का, उसी से तीसरी लाइन की शुरुआत भी होती है। लेकिन ये ज्यादा बातें हम समझते हैं कम बुद्धि के व्यक्ति हो, है ना, तो ज्यादा कुछ याद ना रखो, मोटा मोटा 2 चीज याद रखो। ये कभी तुम्हारा फ्लॉप नहीं होगा क्योंकि इसका और कहीं संयम नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज तो याद रखो, जिससे शुरुआत हो रही उसी से खत्म हो रहा होगा। ऐसा कोई बड़ा 5-6 लाइनों का मिले तो अरे कुंडलिया होगा। दूसरी चीज याद रखो, कुंडलिया किसका होता है, तो दोहा और रोला का योग होता है, बस,
तो ये 2 लाइनें आप लिख लीजिए। स्वयं आप अपनी कॉपी के निर्माता हैं, अपने आप में अहम में आइए कि इस कॉपी के स्वयं हम रचनाकार हैं। हेडिंग डालो कुंडलिया। विषम मात्रिक छंद है। हाँ, चाहे जितना समझा दे ओके बाद फिर बोर्ड में देखियो कहते आदत बन चुकी है। यो नहीं कि अपने आप अहम जगाओ कि नहीं आज हम जब सुन लिए हम अपने मन से लिखेंगे। विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। एक दोहा एक रोला होता है। एक दोहा एक रोला होता है। दोहे का चौथा चरण, दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे बोले, बड़े होते हैं कोई ज्यादा मतलब नहीं उसमें। ठीक, चलिए कर 56 में आइए बेटा। 56 में भी 6 चरण होंगे। विषम मात्रिक छंद ये भी है। 56 में भी 6 चरण होंगे और विषम मात्रिक छंद है। ठीक है ना। यह रोला और उल्लाला का योग होता है। रोला और उल्लाला का योग होता है। ऊपर के 4 चरण इसमें, या ऊपर की 4 जो चरण होंगे वो रोला के होते हैं। उल्लाला हमने पीछे बता दिया कि 15-13 से उल्लाला चलता है। यही तो बताया ना मैंने कि 15-13 से क्या चल रहा है, उल्लाला चल रहा है। दोहा किससे चल रहा है, 13-11 से। सोरठा 11-13 से। ठीक ना, तो लिख लीजिए। यह विषम मात्रिक छंद है। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। उल्लाला के सम विषम चरणों का योग 28 होता है। 15-13। उल्लाला के सम विषम चरणों का योग कितना जाएगा बेटा, 28। ठीक, चलिए आगे आइए। यहां पर भी अब बहुत एक मोटा कॉन्सेप्ट है तुम्हें। मोटा कॉन्सेप्ट ये भैया कि जो बड़े आएंगे दो, मतलब लाइनें 4 से 5 लाइनें, 6 लाइनें, 7 लाइनों वाले, वो केवल 2 होते हैं, कुंडलिया और 2 ही तो मैंने बताया ना, कुंडलिया और छप्पर। कुंडलिया और छप्पर दोनों विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया जो है दोहा और रोला का योग होता है। दोहा और कुंडलिया की सबसे बड़ी पहचान कि जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी से उसका अंत होगा। छप्पर की कोई पहचान हमने नहीं बताई। तो बड़े में 2 चल रहे, कुंडलिया और छप्पर, अगर शब्द से शुरुआत हो उसी से अंत हो तो क्या हो जाएगा, कुंडलिया। काउंट न करना मतलब मात्राएं, और अगर जिससे शुरुआत है उससे अंत नहीं हो रही तो छप्पर होगा। बड़े बड़े में 2 ही है और तो कुछ है नहीं। अगर जिससे शुरुआत हो रही उससे ठीक है, उसी से अंत हो जाए तो क्या होगा, कुंडलिया। और अगर बड़े बड़े में जिससे शुरुआत हो रही उससे अंत ना हो तो बगैर देखे उल्लाला टिक कर देना। अब आइए, उल्लाला में कभी कभी आता है मतलब छप्पर में आता है किसका योग होता है, तो रोला और उल्लाला का, वो दोहा और रोला का। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अभी छंद में तो है बहुत कुछ, सवैया है, ठीक ना, लेकिन इतना बुरा मुन्ना बनाइए, हम ऐसा नहीं जबरदस्ती आपको मतलब पढ़ा देंगे। पढ़ाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा छंद के ये चरण, यहाँ तक तो सब हर जगह तुम्हें पढ़ाया जाएगा। इसके आगे जब एग्जामिनर जाएगा तो फिर यही होता है कि पेपर आया कहां से। ठीक है, वैसे तो सवैया है बेटा, वाणिक छंद है। वाणिक छंद को सीखने के लिए हमने तुम्हें बताया पहले गढ़। क्या बताया, गढ़ बताया ना। गढ़ क्या होते हैं बेटा, हाँ, लेकिन हम तुमसे भी वाकिफ हैं कि जो अगले हफ्ते बता के जाते हैं कि तुम्हारा नाम रामलाल है, तो तुम्हें जब ये नहीं याद रहता है तो गढ़ अगर हम पूछ रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। अच्छा ठीक, जो 3 शब्दों का योग नहीं होता, पहले ये शुरुआत करो। हिंदी में अब इस समय हिंदी के टीचर है, 3 अक्षरों का योग होता है, ठीक ना। हम कभी भी कोई चीज ना तो गलत उच्चारित करते हैं और ना गलत पढ़ाते हैं। भले आपको ये लगे कि ये टाइट है, दबका गया, दबकाते नहीं है तुम्हें। हमने कहा ना हिंदी बहुत
संभल करके प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आए बोले जा रहे हो। ठीक है, 3 अक्षरों का, 3 वर्णों का, 3 शब्दांश का मेल होते हैं गण, है ना। उस बार हमने जिस एग्जाम्पल पे तुम्हें समझाया था वो भी तुम्हें बताए दे रहे। मुरली वाले मोहना मुरली लेख बजाए, तेरो मुरली मन हरो घर अंगना ना, इसी पे बताया था। अब देखिए वाणिक छंद अगर तुम्हें पढ़ने हैं तो तुम्हें जगड़, तगड़, यगड़, मगड़। अब देखिए कोई परेशान ना हुई, तुम भी हैरान नहीं हो, हर कोई हैरान है। पहली बात तो गढ़ बेटा वो होते हैं जिनमें 3 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 3 अक्षर या वर्ण होते हैं, केवल इनमें अक्षर की काउंटिंग होती है। अब होते हैं यगड़, तगड़। तो मतलब पहली बात तो गढ़ 3 अक्षरों वाले शब्द को गढ़ कहते हैं। गढ़ बेटा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अब अच्छा एक बात बताओ, जब वो गढ़ है तो पहली बात तो ये होगा कि वो 3 अक्षर वाला तो होगा ही होगा, है ना। अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं तो पिता तो कामने हुई ना, भला एक कैचा पैदा हो, एक लगड़ा पैदा हो, लेकिन पिता तो जब पिता वाला कालम भर हो जाए तो चारों एक एक भरिए तो संतानें तो वही है ना। चाहे यगड़ हो, चाहे तगड़ हो, चाहे मगड़ हो, चाहे रगड़ हो, चाहे नगड़ हो, चाहे जगड़ हो, चाहे सगड़ हो। 8 गढ़ होते हैं, यगड़, मगड़, जगड़, सगड़, नगड़। कुछ नहीं कि कुछ बस या पाला का लगा के तड़काए रहो। तो पहली बात तो सब में 3 अक्षर वाले होते हैं। अब वाणिक छंद में चलो तो ये तुम्हें बता दे, या वैसे कहो तो तुम्हें बता दे, और अगर ना चलना हो तो अलंकार में आ जाए। बताओ भैया चलना है? तो आते चले, और नहीं चलना तो भाई जिस भोज को नहीं खाना उसमें क्या बना, हमें क्या मतलब जब हमें भोजन नहीं मिलना, या तो फिर काम तुम्हारा इतने में चल जाएगा। हम लेकिन संपूर्णता के साथ है। हिंदी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां मनीष तिवारी को आता नहीं है। हम तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएंगे कहीं पर। हमसे चाहे जो तुम पढ़ लो, इस समय हिंदी के तुम्हारे सामने टीचर ने तो हिंदी संपूर्णता के साथ मान, रीजनिंग में प्रोजेक्ट हुई है तो रीजनिंग के संपूर्ण की मतलब टीचर हुई, क्वालिटी में हुई है तो क्वालिटी के चौंगे रूप माने, मतलब बता तुम्हें सारे छंद सकते लेकिन काम तुम्हारा चल जाएगा। ठीक ना। अब हम लोग इतना इसीलिए हमने पहले दिन तुम्हें बता दिया था कि गढ़ काउंट कराता है कभी कभी, तो गढ़ में तुम्हारा एक काम चल गया कि गढ़ 3 अक्षर वाले होते हैं। ठीक है, अब भाई बताइए जैसा बताओ। अलंकार, कोई बात नहीं। अलंकार शब्द का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है बेटा? आभूषण। जैसे ही स्त्री के शरीर की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, वैसे ही काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। तो अलंकार क्या है? तो एक लाइन में आप सीखे, काव्य के आभूषण है, काव्य के हार हैं, लर हैं, अंगूठी हैं, चैन हैं, का अलंकार। जैसे आभूषण सब समान नहीं होते, है ना, बाला अलग है, टप्स अलग है, झुमकी अलग है, ऐसे ही अलंकार भी कभी समान नहीं होंगे। ठीक ना। हिंदी के कभी अब फिर वहीं आ जाओ तुम बाला झुमकर में लंबे निकल जाते हो, हम जितना ले चले उतना चलो, फिर भाग जाओ कटे से। अब तुम झुमकी टप्सन में कहो अपन घंटा निकाल ले चलो। दोबारा तुम बच्चे बैकअप का नहीं होगा, सीधे सीधे चला बाबा दिखा भैया। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में अलंकारों का प्रयोग किया। उन्होंने 4 प्रकार के अलंकार बताए। हिंदी के कवि केशवदास जी अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। हिंदी के कवि केशवदास जी। अच्छा ये क्या है बेटा, हमने क्या बताया? भले तुम हमारी बात को हंसी में ले गए होगे, आभूषण है, यानी कि छंद जो था अभी पढ़ रहे थे वो नियामक था, इसका पद का, और ये क्या है? पद के आभूषण है। यानी कि तुम अगर अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हो तो सुंदर लगोगे, लेकिन तुम जो हो रहोगे तो वही सुंदरता घट बढ़ सकती है हमारी तुम्हारी। यानी कि पद में छंद अलंकार संबंधी अशुद्धियां नहीं होंगी, अगर होंगी तो कैसी होंगी? छंद संबंधी। जैसे ही मैंने बताया गद्य का नियामक व्याकरण है, वैसे ही अलंकार के मतलब पद का नियामक क्या था? छंद। और ये क्या है? छंद के आभूषण है। अब ये आभूषण 2 प्रकार के, शब्दालंकार
और अर्थालंकार। जैसा इनके नाम से आप जितना सोच पा रहे होंगे उतना हम भी सोच रहे हैं और वही होता भी है। पहली बात तो शब्दालंकार वे होते हैं जहां शब्द विशेष के कारण काव्य में चमत्कार आए। शब्द विशेष के कारण, उसी शब्द को अगर हटा दिया जाए तो वो चीज वहां पर नहीं शोभायमान होगी। अगर कहीं कर्ण लिखा है और कर्ण की जगह काव्य में कान प्रयोग करो, अर्थ नहीं बदला है, ठीक है ना, लेकिन वो शोभा जो का से वहां लय ताल बन रही होगी वो चीज वहां विराजमान नहीं हो पाएगी। अर्थालंकार वे होते हैं जिनके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें अर्थालंकार हम लोग कहते हैं। इतनी बात समझ पाए, बहुत मोटी और सामान्य सी बात। आप पहले चाहे शब्दालंकार देख लो चाहे अर्थालंकार देख लो, ठीक है। अगर अर्थालंकार देख रहे हो जहां पर थोड़ी इनकी संख्या ज्यादा है, ये कठिन, ठीक ना, बताने को हम सब कुछ बताएंगे, बताया ना कि हमसे ऐसी कोई चीज नहीं है, नहीं सर्वगुण संपन्न नहीं, ये घमंड नहीं, आत्मविश्वास। हम जब भी आपकी क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग खुद ही बहुत काम करते हैं। हम ऐसे नहीं कि नहीं जागे बोले कहां सर जी आ रहे ब्रश कर रहे हैं बस चले, ऐसा नहीं होता है। अगर टीचर कंपटीशन लाइन का टीचर स्वयं 4-6 घंटे काम नहीं करेगा तो कंपटीशन से जुड़ के नहीं रह पाएगा। मन में वो चाहे जो बना रहे, मन में कि नहीं मित्य साल पढ़ा रहे ना मैं युवावत हुआ, बात यहाँ ये नहीं आ रही, बात यहाँ ये आ रही, टीचर को ये पकड़ाना है तुम्हें अंगुली कि पेपर बन कहां रहा है। पहले तो हर चीज का एक सामान्य ज्ञान हो, फिर सामान्य ज्ञान के बाद में तुम्हें उधर चलना है, ठीक ना। तो यहां जो आप पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, उपमा। पहला क्या है, उपमा के बाद में बोलो, इसलिए ये बुलवा रहे क्योंकि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है कौन सा अर्थालंकार है। इनके संख्या है कम, अनुप्रास यमक 4-6 श्लेष वक्रोक्ति, ठीक ना, उनमें सबसे मेन है अनुप्रास और श्लेष, बस काम खत्म मतलब होता है। इनमें तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे। उपमा हो गया, उपमा के बाद क्या है, रूपक, फिर उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति, संदेह, इस समय बन रहा है दीपक पर क्वेश्चन, ठीक ना। ये मेन, इस अलंकार को पढ़ाने से पहले, अर्थालंकार को पढ़ाने से पहले दो बातें हम आपसे और शेयर मतलब करना चाहेंगे। पहली बात है उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म या साधारण गुण क्या होते हैं, ठीक ना, इन पे भी हमें तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। वाचक शब्द होते हैं, साधारण गुण या धर्म होंगे। उपमेय क्या होता है बेटा, बोलो, जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जो प्रेजेंट हो। हमने कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसमें कुछ नहीं तुलना होगी। हमने कहा तुम रोहन से भी ज्यादा बुद्धिमान हो, तो हमने तुलना करी ना, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, घोड़े जैसा दौड़ते हो, ठीक है ना। हमने कहा नीलिमा चांद जैसी सुंदर है, नीलिमा चांद जैसी सुंदर है। यहां पर नीलिमा क्या होगा, उपमेय। आप जनरली अभी बच्चे भूल जाएंगे, ठीक है ना। मान सम्मान किसका होता है, जो अपने से बड़ा होता है, इतना तो सब लोग याद रखोगे। तो उपमान में क्या होता है, भाई नीलिमा चांद जैसी सुंदर, यानी कि कितनी मतलब नीलिमा के तुलना चांद से करी जा रही। सोनिका चांद जैसी सुंदर है, मोहिनी चांद जैसी सुंदर है, यानी कि चांद एक है, तो बड़ा कौन हुआ, चांद। यानी कि उपमान वो होता है बेटा जो प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर प्रस्तुत नहीं होता है, प्रस्तुत नहीं होगा। और उपमेय क्या होगा, ये प्रस्तुत होगा, वहां पर होगा। हमने कहा तुम घोड़े जैसा तेज दौड़ते हो, हाथी सा बलवान हो, तो यहाँ हाथी है नहीं, हमने तुम्हारी ताकत को देख करके उससे उनकी तुलना करी है ना। तो ये दोनों बातें क्लियर हुई बेटा, जिसको ना क्लियर हो हाथ खड़ा करेंगे। उपमेय वो होता है जो प्रस्तुत होता है, हाँ जो प्रेजेंट होता है। उपमान वो होता है जिससे उसकी तुलना हो रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, जिससे की जाती है वो उपमान है। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत। चलिए, साधारण धर्म या साधारण गुण क्या होते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। हमने कहा नीलिमा चांद जैसी सुंदर है, दोनों में कॉमन क्या, सुंदरता। दोनों में कॉमन क्या है, सुंदरता। और वाचक शब्द क्या होते हैं, जैसा, जैसी, सा, सी, से, ये जो आए ये वाचक शब्द होते हैं। जिस अलंकार में ये चारों चीजें होंगी वो पूर्णोत्तमा अलंकार होता है, पूर्णोत्तमा अलंकार होता है। और जिनमें चारों चीजें नहीं होती, एक दो गायब होंगी, उन्हें लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। ये पेपरों में नहीं आएगा, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए। मेन हमारा उपदेश है उपमेय और उपमान को आप समझिए।
उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत हो वो क्या होता है? और जिससे तुलना की जा रही होती वो क्या होता है? उपमान होता है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे अगर हम लोग आते हैं उपमा अलंकार, पहला है कौन सा है? अत्यंत समानता होने के कारण, जहां पर अत्यंत समानता होने के कारण दोनों की तुलना की जाती है वह क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। बहुत जनरल सी बात कि दोनों में जहां पर समानता विद्यमान होगी उसके कारण जो भी तुलना करी जाए मतलब जाती है उसी को हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया और हमने कहा नीलिमा चांद जैसी सुंदर है। नीलिमा कैसी है? नीलिमा चांद जैसी, चांद जैसी सुंदर है। ठीक ना, अब जब पेपर में तुम्हें मिला ये लाइन, पेपर में ये लाइन मिली तो तुम देखना इसमें जैसा जैसी ये जरूर आएंगे, क्योंकि तुलना तभी होगी उनके जैसा सासी से, ये जरूर शब्द आएंगे। जब तक ये आएंगे नहीं तब तक तुलना कर नहीं पाओगे किसी की। ठीक है, तो ये क्या होगा? उपमेय मतलब उपमा अलंकार है। कभी कभी इस टाइप की लाइन लिखेगा बेटा और तुमसे कहेगा इसमें उपमान क्या है उपमेय क्या है, तो उपमान और उपमेय दोनों का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो एक पहले लिखिए उपमा अलंकार, पहले तो अलंकार लिखिए बेटा, अलंकार के बाद में फिर हम लोग कौन सा तुम्हें पहले पढ़ा रहे हैं? अर्थालंकार। अलंकार लिखो। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन, आचार्य वामन, वामन के अनुसार, ये पर्टिकुलर बेटा उन्हीं की परिभाषा है तभी ये करिए, एसआई में आई थी आपकी बात। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह क्या है? अलंकार है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, जब भी डिजिट में आए आंसर। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, जनरल सी बात बेटा जो सीखनी, यहाँ शब्द विशेष के कारण चमत्कार है, यहाँ अर्थ विशेष के कारण चमत्कार है, यहाँ पर ना तो अर्थ ना तो शब्द के कारण कोई चमत्कार नहीं है, वो क्या होते हैं? उभयालंकार होते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि आप कभी पैंट शर्ट पहन लिए, कभी कोट पैंट पहन लिए, कभी कुछ पहन लिए, कभी ना भी कुछ मतलब साधारण सिंपल कपड़े में रहोगे तभी मां न हो रहोगे, ये सिंपल कपड़े में होते हैं। ठीक है, चलिए कर अब हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्था में पहला लिखो बेटा उपमा। समय अभाव के कारण हम दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपको कराते चलेंगे। उपमा, उपमा अलंकार। अत्यंत समानता होने के कारण जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना, एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे नीलिमा चांद जैसी सुंदर है, नीलिमा चांद जैसी सुंदर है। सेकंड लिख लो, अति मलिन ब्रश भानु कुमारी, अति मलिन ब्रश भानु कुमारी, उपमा है यहां पर भी, अति मलिन ब्रश भानु कुमारी।
तीसरा लिखो बेटा, अति मलिन ब्रश भान कुमारी। तीसरा लाइन है बेटा, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। ये सब क्या बेटा, उपमा अलंकार है। अब इनके अर्थ भी बताएंगे तुम्हें, क्योंकि ये अर्था में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब तक अर्थ नहीं तुम्हें पता चले तब तक उन पर चीजें तुम्हें समझने में दिक्कत। जैसे पहले हमने लिया नीलिमा चांद जैसी सुंदर, एक सिंपल सी लैंग्वेज है, आपकी समझ में आया होगा, ये हम भी समझ रहे हैं, ठीक ना। अति मलिन ब्रश भानु कुमारी, इसके आगे पीछे का भी आभूषण केवल एक नहीं होगा भाई, अलंकार तो पूरे काव्य में होता है। यहाँ क्या करते हैं, एक लाइन उठा करके देते हैं वो, तो जब तक तुम्हें पूरे का सेंस नहीं पता होगा तब तक उसमें निकालना इतना आसान नहीं होता है। सीधी सी बात हम भी समझते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पत्ते के जैसे, पीपर पात माने पत्ता जैसा, मतलब जरा से हवा चली नहीं कि वो पत्ते डोलने लगते, तो मन हमारा ऐसे चलायमान या चंचल है। तो ये जब अर्थ निकाल रहे हो तब तुम समझ पा रहे हो। तो यहाँ अत्यंत समानता होने के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती, वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अभी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए टॉपिक को, फिर हम तुम्हें धीरे धीरे निकालना भी सिखा देंगे, कैसे उपमा ठीक होगा, कैसे रूपक ठीक होगा। सेकंड क्या बेटा, रूपक। रूपक अभी लिख लेना, फिर हम बता रहे हैं। रूपक में क्या है, उपमेय उपमान समझ में आ गया है ना। उपमेय क्या होता है, जो प्रस्तुत होता है। तुम लोग आज के दिन क्या हो, उपमेय हो, यहाँ प्रेजेंट हो। हमने कहा कि तुम उतने ही मेहनती हो जितने पहले वाले बैच के बच्चे थे, तो आज तुम यहाँ पर उपमेय हो, पहले वाले बैच के बच्चे क्या है, उपमान, ठीक है। अब है रूपक। गुणों की मिलती जुलती अत्यंत सुंदरता के कारण, गुणों के मिलती जुलती मात्राएं होती हैं, तो 13 11 होती हैं। 11 13 ना कहिए बार बार। दोहा में कितनी कितनी होती है, 13 11। समचरण में कितनी होंगी, 11, और विषम चरण में 13, ठीक है। उल्लाला में क्या है, पहली बात तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। उल्लाला क्या है बेटा, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक ना। इसके उल्लाला के विषम चरण अगर अर्ध सम है तो 1 3 बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और समचरण यानी कि 2 4 बराबर होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसके विषम चरण यानी कि हम ना कहें तो आप समझ जाए कि विषम चरण का मतलब क्या है, 1 और 3। विषम चरण का मतलब क्या है, 1 और 3, यानी कि विषम चरण में 15 मात्राएं होंगी, विषम चरण में 15 मात्राएं होंगी और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो लिख लीजिए, उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है, उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है, विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं, 13 13, केवल 13 नहीं, 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक ना, आगे लिखना नहीं बता दे रहे। कभी भानु यह कहते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 13 13 मात्राएं होती। ये केवल कभी भानु का कथन है उल्लाला के बारे में। पहले तो ये बात आप अपनी समझ लीजिए कि ये कैसा अर्ध सम्मात्रिक है। विषम चरण में कितनी होंगी, 15, और सम चरण में कितनी होती, 13 13 मात्राएं होती। इसका पहले एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। सब भांति सुशासित हो जहां, 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 कामा लगाइए, समता के सुखकर नियम, सब भांति सुशासित हो जहां, सब भांति सुशासित हो जहां, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम। लिखा हो गया ना सबका बेटा, लाइन चेंज करिए। बस उसी सुशासित देश में, बस उसी स्वशासित देश में, उसी स्वशासित, उसी बस उसी स्वशासित, स्वशासित देश में, बस उसी स्वशासित
देश में जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम। ठीक है, अब बेटा इसको जरा काउंट करिए आप। सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। अब देखिए बेटा, बहुत संभल करके काम करना होता है। 15-13 आ रही है ना, टोटल 28 बैठ जाएंगे और सम्मात्रिक में भी 28-28 चल रही है। अभी तो एक एग्जाम्पल बताया, एक लिखाया, उसी का लिखा दिया, तब तो आप कंफर्मेशन में रह रहे हो कि इसी का मतलब बोला होगा। सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। क्लियर हुआ? बोलो, निकल रहा है? 15-13 आ रहा है। अब चलिए, कवि भानु ने कहा, इसी के बारे में बता रहे हैं। कवि भानु ने यह कहा कि इसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगर प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि अर्ध सम से निकाल करके इसे सम में भी टिक कराया जाता है। अर्ध सम से इसे निकाल करके कहां टिक कराएंगे? सम में भी हम लोग टिक कराएंगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा बहुत ये ध्यान रखें, और इसमें ज्यादा और कुछ तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमने सम्मात्रिक छंद तुम्हें पढ़ाए हैं, सम्मात्रिक छंद जो थे उस पे हम लोगों ने चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका, ठीक, ये 4 हम लोगों ने पढ़े। इनमें ज्यादा अगर कुछ नहीं तो इनमें केवल इतना आप मान करके चले, जो यहां पर चीजें हैं उनमें चौपाई, दोहा, सोरठा और कभी कभी बरबय, इतना आता है जब वो चौपाई के रूप में देंगे। बाकी देने को तो कुछ भी भाई दे सकते, पेपर उनका, सिलेबस उनका, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं बना है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप, हमने सुबह भी आपसे कहा था केवल आप नहीं परेशान हो, परेशान सबको, ये सबको वही समय मिला है जो पहले से भी पढ़ रहे थे। ह्यूमन बिहेवियर होता है कि लोग भूलते भी हैं। ऐसा तो है नहीं जिन्होंने एक बार पढ़ लिया हमेशा याद बने रहे, 6 महीने ना पढ़ो फिर वही बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें परेशान कुछ नहीं होना। फिर तीसरा चरण आता है बेटा विषम मात्रिक का। विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या हुआ बेटा? कि इनमें कुछ भी समान नहीं होता। पहली बात तो विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं? जिनके प्रत्येक चरण में कोई भी बात समान नहीं होगी। विषम मात्रिक में 2 आपको पढ़ने मेन, कुंडलिया और छप्पय, कुंडलिया और छप्पय। पहली बात तो ज्यादातर बेटा ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक है और कौन सा विषम मात्रिक है। तो ये 2 आप मेन ले करके हम लोग चलते हैं, वो है कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया कैसा है? तो विषम मात्रिक है। पहली बात, जो भी एग्जाम्पल देगा एग्जामिनर वो बड़ा होगा, कम से कम 6 लाइनें होती हैं इसमें, कम से कम 6 लाइनें होती हैं। और सबसे सरल और अंतिम बात तुम्हें बता दें, एग्जामिनर तुमसे जिस बात से प्रारंभ होगा, इनमें मात्राएं ज्यादा काउंट नहीं करवाएगा। ये भी आप बिल्कुल मान करके मोटा मोटा चले, अगर इनमें मात्राएं काउंट कराएगा तो 70% बच्चा सेटल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये बड़े होते हैं, ज्यादा जगह घेरे होंगे पेपर में, 6 लाइनें होंगी, उनमें अगर होगा तो एक ही लाइन लिए हो, ठीक है। तो कुंडलिया जो होते हैं, पहली बात तो है जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी से समाप्त होगा आकर के, पहला मोटा और सबसे सटीक आंसर बैठता है। जिससे शुरुआत होगा उसी शब्द से उसका अंत होगा। मतलब पहली लाइन का पहला शब्द जो होगा वही मतलब 6वीं लाइन का अंतिम शब्द होगा। जैसे साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, तो शब्द कहां से शुरुआत हुआ? साईं से शुरुआत होगा। और इसके जो एग्जाम्पल भी होंगे वो बड़े होंगे। पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू नहीं दीजिए,
त्रास दियो लंकेश ताई की गति सुन लीजय, कह गिरधर कबीराय राम सौ मिल गए जाई, और पाए विभीषण राज लंकापति बाजो साई। ठीक ना, इतना सब नहीं, जहां से शुरुआत होगी यानी कि साई अपने भ्रात को, तो साई से ही शब्द समाप्त हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा अगर कोई बड़ा तुम्हें मिलता है तो वो कुंडलिया ही होगा। एक तो ये क्वेश्चन आता है बेटा। दूसरी बात आती है कि कभी कभी दे देगा कुंडलिया किसका योग होता है, तो दोहा और रोला का। कुंडलिया किसका योग दोहा और इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये हमारा आपका कंपटीशन लाइन है। आपको मर्म समझना पड़ेगा पेपर बन कहां रहा है। पढ़ने का ये उतना समय नहीं है जहां पर ये तुम्हारी सटीक रणनीति अगर बैठ गई। तो हमने दो बातें बताई। पहली बात तो बताया कि 6 लाइनें होंगी कम से कम, ठीक ना, तभी वो कुंडलिया जनरेट हो पाएगा। दूसरी बात, पहली लाइन का जहां से शुरुआत हो रही होगी, जैसे हमने कहा ना, साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास, तो लंकापति बाजो साईं, वहीं से अंत हो रहा होगा। पहली बात तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये भी फिर पेपर में आता है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा दोहा और रोला का योग होता है, या कुंडलिया किससे मिलकर के बनती है, तो दोहा और रोला का। तीसरी बात होती है ऊपर की 2 लाइनें दोहा होती है। इसमें ऊपर की 2 लाइनें जो होंगी दोहा की चल रही होंगी, साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास, त्रास दियो लंकेश ताकि गति सुन लीजिए, और जहां से चौथी लाइन का अंत हो रहा होगा, चौथी लाइन का नहीं कहें, चौथे चरण का, उसी से तीसरी लाइन की शुरुआत भी होती है। लेकिन ये ज्यादा बातें हम समझते हैं कम बुद्धि के व्यक्ति हो, है ना, तो ज्यादा कुछ याद ना रखो, मोटा मोटा 2 चीज याद रखो। ये कभी तुम्हारा फ्लॉप नहीं होगा, क्योंकि इसका और कहीं संयम नहीं है। ठीक है ना, पहली चीज तो याद रखो, जिससे शुरुआत हो रही उसी से खत्म हो रहा होगा। ऐसा कोई बड़ा 5-6 लाइनों का मिले तो अरे कुंडलिया होगा। दूसरी चीज याद रखो, कुंडलिया किसका होता है, तो दोहा और रोला का योग होता है। बस तो ये 2 लाइनें आप लिख लीजिए। स्वयं आप अपनी कॉपी के निर्माता हैं, अपने आप में अहम में आइए कि इस कॉपी के स्वयं हम रचनाकार हैं। हेडिंग डालो कुंडलिया, विषम मात्रिक छंद है। हाँ, चाहे जितना समझा दे, ओके बाद फिर बोर्ड में देखियो, कहते आदत बन चुकी है। यो नहीं कि अपने आप अहम जगाओ कि नहीं, आज हम जब सुन लिए हम अपने मन से लिखेंगे। विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। एक दोहा एक रोला होता है, एक दोहा एक रोला होता है। दोहे का चौथा चरण, दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे, बोले बड़े होते हैं, कोई ज्यादा मतलब नहीं उसमें। ठीक, चलिए कर 56 में आइए बेटा। 56 में भी 6 चरण होंगे। विषम मात्रिक छंद ये भी है, 56 में भी 6 चरण होंगे और विषम मात्रिक छंद है। ठीक है ना, यह रोला और उल्लाला का योग होता है। रोला और उल्लाला का योग होता है। ऊपर के 4 चरण इसमें, या ऊपर की 4 जो चरण होंगे वो रोला के होते हैं। उल्लाला हमने पीछे बता दिया कि 15-13 से उल्लाला चलता है। यही तो बताया ना मैंने कि 15-13 से क्या चल रहा है, उल्लाला चल रहा है। दोहा किससे चल रहा है, 13-11 से। सोरठा 11-13 से। ठीक ना, तो लिख लीजिए। ये विषम मात्रिक छंद है। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। उल्लाला के सम विषम चरणों का योग 28 होता है, 15-13। उल्लाला के सम विषम चरणों का योग कितना जाएगा बेटा, 28। ठीक, चलिए आगे आइए। यहां पर भी अब बहुत एक मोटा कॉन्सेप्ट है तुम्हें। मोटा कॉन्सेप्ट ये भैया कि जो बड़े आएंगे 2,
मतलब लाइनें 4 से 5 लाइनें, 6 लाइनें, 7 लाइनों वाले, वो केवल 2 होते हैं, कुंडलिया और दो ही तो मैंने बताया ना, कुंडलिया और छप्पर। कुंडलिया और छप्पर दोनों विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया जो है दोहा और रोला का योग होता है, दोहा और कुंडलिया की सबसे बड़ी पहचान कि जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी से उसका अंत होगा। छप्पर की कोई पहचान हमने नहीं बताई, तो बड़े में दो चल रहे, कुंडलिया और छप्पर, अगर शब्द से शुरुआत हो उसी से अंत हो तो क्या हो जाएगा, कुंडलिया। काउंट न करना मतलब मात्राएं, और अगर जिससे शुरुआत है उससे अंत नहीं हो रही तो छप्पर होगा। बड़े बड़े में दो ही है और तो कुछ है नहीं, अगर जिससे शुरुआत हो रही उससे ठीक है, उसी से अंत हो जाए तो क्या होगा, कुंडलिया। और अगर बड़े बड़े में जिससे शुरुआत हो रही उससे अंत ना हो तो बगैर देखे उल्लाला टिक कर देना। अब आइए, उल्लाला में कभी कभी आता है मतलब छप्पर में आता है किसका योग होता है, तो रोला और उल्लाला का, वो दोहा और रोला का। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अभी छंद में तो है बहुत कुछ, सवैया है, ठीक ना, लेकिन इतना बुरा मुन्ना बनाइए, हम ऐसा नहीं जबरदस्ती आपको मतलब पढ़ा देंगे, पढ़ाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा छंद के ये चरण, यहाँ तक तो सब हर जगह तुम्हें पढ़ाया जाएगा, इसके आगे जब एग्जामिनर जाएगा तो फिर यही होता है कि पेपर आया कहां से। ठीक है, वैसे तो सवैया है बेटा, वाणिक छंद है। वाणिक छंद को सीखने के लिए हमने तुम्हें बताया पहले गढ़, क्या बताया, गढ़ बताया ना। गढ़ क्या होते हैं बेटा, हाँ, लेकिन हम तुमसे भी वाकिफ हैं कि जो अगले हफ्ते बता के जाते हैं कि तुम्हारा नाम रामलाल है, तो तुम्हें जब ये नहीं याद रहता है तो गढ़ अगर हम पूछ रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। है? अच्छा ठीक, जो 3 शब्दों का योग नहीं होता, पहले ये शुरुआत करो, हिंदी में अब इस समय हिंदी के टीचर है, 3 अक्षरों का योग होता है, ठीक ना। हम कभी भी कोई चीज ना तो गलत उच्चारित करते और ना गलत पढ़ाते हैं, भले आपको ये लगे कि ये टाइट है, दबका गया, दबकाते नहीं है तुम्हें। हमने कहा ना, हिंदी बहुत संभल करके प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आए बोले जा रहे हो, ठीक है। 3 अक्षरों का, 3 वर्णों का, 3 शब्दांश का मेल होते हैं गढ़, है ना। उस बार हमने जिस एग्जाम्पल पे तुम्हें समझाया था वो भी तुम्हें बताए दे रहे, मुरली वाले मोहना मुरली लेख बजाए, तेरो मुरली मन हरो घर अंगना ना, इसी पे बताया था। अब देखिए, वाणिक छंद अगर तुम्हें पढ़ने हैं तो तुम्हें जगड़, तगड़, यगड़, मगड़। अब देखिए, कोई परेशान ना हुई, तुम भी हैरान नहीं हो, हर कोई हैरान है। पहली बात तो गढ़ बेटा वो होते हैं जिनमें 3 अक्षर होते हैं, क्या होते हैं, 3 अक्षर या वर्ण होते हैं, केवल इनमें अक्षर की काउंटिंग होती है। अब होते हैं यगड़, तगड़, तो मतलब पहली बात तो गढ़ 3 अक्षरों वाले शब्द को गढ़ कहते हैं। गढ़ बेटा 8 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। अब अच्छा एक बात बताओ, जब वो गढ़ है तो पहली बात तो ये होगा कि वो 3 अक्षर वाला तो होगा ही होगा, है ना। अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं तो पिता तो कामने हुई ना, भला एक कैंचा पैदा हो, एक लगड़ा पैदा हो, लेकिन पिता तो जब पिता वाला कालम भर हो जाए तो चारों एक एक भरिए, तो संतानें तो वही है ना, चाहे यगड़ हो, चाहे तगड़ हो, चाहे मगड़ हो, चाहे रगड़ हो, चाहे नगड़ हो, चाहे जगड़ हो, चाहे सगड़ हो, 8 8 गढ़ होते हैं, यगड़, मगड़, जगड़, सगड़, नगड़, कुछ नहीं कि कुछ बस या पाला का लगा के तड़तड़ाए रहो। तो पहली बात तो सब में 3 अक्षर वाले होते हैं। अब वाणिक छंद में चलो तो ये तुम्हें बता दे, या वैसे कहो तो हम तुम्हें बता दे, और अगर ना चलना हो तो अलंकार में आ जाए। बताओ भैया चलना है तो आते चले, और नहीं चलना तो भाई जिस भोज को नहीं खाना उसमें क्या बना, हमें क्या मतलब, जब हमें भोजन नहीं देना, या तो फिर काम तुम्हारा इतने में चल जाएगा। हम लेकिन संपूर्णता के साथ है, हिंदी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां मनीष तिवारी को आता नहीं है। हम तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएंगे कहीं पर, हमसे चाहे जो तुम पढ़ लो, इस समय हिंदी के तुम्हारे सामने टीचर ने तो हिंदी संपूर्णता के साथ मान, रीजनिंग में प्रोजेक्ट हुई तो रीजनिंग के संपूर्ण की मतलब टीचर हुई, क्वालिटी में हुई तो क्वालिटी के चौंगे रूप माने, मतलब बता तुम्हें सारे छंद सकते लेकिन काम तुम्हारा चल जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इतना इसीलिए हमने पहले दिन तुम्हें बता दिया था कि गढ़ काउंट कराता है कभी कभी, तो गढ़ में तुम्हारा एक काम चल गया कि गढ़ 3 अक्षर वाले होते हैं, ठीक है। अब भाई बताइए जैसा बताओ, अलंकार, कोई बात नहीं। अलंकार शब्द का मतलब होता है आभूषण,
क्या होता है बेटा? आभूषण। जैसे ही स्त्री के शरीर की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, वैसे ही काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। तो अलंकार क्या है? तो एक लाइन में आप सीखे, काव्य के आभूषण है, काव्य के हार हैं, लर हैं, अंगूठी हैं, चैन हैं, का अलंकार। जैसे आभूषण सब समान नहीं होते, है ना, बाला अलग है, टप्स अलग है, झुमकी अलग है, ऐसे ही अलंकार भी कभी समान नहीं होंगे, ठीक ना। हिंदी के कवि, अब फिर वहीं आ जाओ, तुम बाला झुमकर में लंबे निकल जाते हो, हम जितना ले चले उतना चलो, फिर भाग जाओ कटे से। अब तुम झुमकी टप्सन में कहो, अपन घंटा निकाल ले चलो। तुम्हारा तो बच्चे बैकअप का नहीं होगा, सीधे सीधे चला बाबा दिखा भैया। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में अलंकारों का प्रयोग किया। उन्होंने 4 प्रकार के अलंकार बताए। हिंदी के कवि केशवदास जी अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। हिंदी के कवि केशवदास जी। अच्छा, ये क्या है बेटा? हमने क्या बताया? भले तुम हमारी बात को हंसी में ले गए होगे, आभूषण है, यानी कि छंद जो था अभी पढ़ रहे थे वो नियामक था, इसका पद का, और ये क्या है? पद के आभूषण है। यानी कि तुम अगर अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हो तो सुंदर लगोगे, लेकिन तुम जो हो रहोगे तो वही सुंदरता घट बढ़ सकती है हमारी तुम्हारी। यानी कि पद में छंद अलंकार संबंधी अशुद्धियां नहीं होंगी, अगर होंगी तो कैसी होंगी? छंद संबंधी। जैसे ही मैंने बताया गद्य का नियामक व्याकरण है, वैसे ही अलंकार के मतलब पद का नियामक क्या था? छंद। और ये क्या है? छंद के आभूषण है। अब ये आभूषण 2 प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा इनके नाम से आप जितना सोच पा रहे होंगे उतना हम भी सोच रहे हैं, और वही होता भी है। पहली बात तो शब्दालंकार वे होते हैं जहां शब्द विशेष के कारण काव्य में चमत्कार आए। शब्द विशेष के कारण, उसी शब्द को अगर हटा दिया जाए तो वो चीज वहां पर नहीं शोभायमान होगी। अगर कहीं कर्ण लिखा है और कर्ण की जगह काव्य में कान प्रयोग करो, अर्थ नहीं बदला है, ठीक है ना, लेकिन वो शोभा जो का से वहां लय ताल बन रही होगी वो चीज वहां विराजमान नहीं हो पाएगी। अर्थालंकार वे होते हैं जिनके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें अर्थालंकार हम लोग कहते हैं। इतनी बात समझ पाए? बहुत मोटी और सामान्य सी बात। अब पहले चाहे शब्दालंकार देख लो, चाहे अर्थालंकार देख लो, ठीक है। अगर अर्थालंकार देख रहे हो जहां पर थोड़ी इनकी संख्या ज्यादा है, ये कठिन, ठीक ना। पता नहीं हम सब कुछ बताएंगे, बताया ना कि हमसे ऐसी कोई चीज नहीं है, नहीं सर्वगुण संपन्न नहीं, ये घमंड नहीं, आत्मविश्वास। हम जब भी आपकी क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग खुद ही बहुत काम करते हैं। हम ऐसे नहीं कि नहीं जागे बोले कहां सर जी आ रहे ब्रश कर रहे हैं बस चले, ऐसा नहीं होता है। अगर टीचर कंपटीशन लाइन का टीचर स्वयं 4-6 घंटे काम नहीं करेगा तो कंपटीशन से जुड़ के नहीं रह पाएगा। मन में वो चाहे जो बना रहे, मन में कि नहीं मित्य साल पढ़ा रहे ना, मैं युवावत हुआ, बात यहाँ ये नहीं आ रही, बात यहाँ ये आ रही, टीचर को ये पकड़ाना है तुम्हें अंगुली कि पेपर बन कहां रहा है। पहले तो हर चीज का एक सामान्य ज्ञान हो, फिर सामान्य ज्ञान के बाद में तुम्हें उधर चलना है, ठीक ना। तो यहां जो आप पढ़ते हैं वो कौन सा होता है? उपमा। पहला क्या है? उपमा के बाद में बोलो, इसलिए ये बुलवा रहे क्योंकि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार। इनके संख्या है कम, अनुप्रास, यमक, 4-6 श्लेष, वक्रोक्ति, ठीक ना। उनमें सबसे मेन है अनुप्रास और श्लेष, बस काम खत्म मतलब होता है। इनमें तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे। उपमा हो गया, उपमा के बाद क्या है? रूपक, फिर उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति, संदेह। इस समय बन रहा है दीपक पर क्वेश्चन, ठीक ना। ये मेन। इस अलंकार को पढ़ाने से पहले, अर्थालंकार को पढ़ाने से पहले 2 बातें हम आपसे और शेयर मतलब करना चाहेंगे। पहली बात है उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म या साधारण गुण क्या होते हैं, ठीक ना। इन पे भी हमें तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। वाचक शब्द होते हैं, साधारण गुण या धर्म होंगे। उपमेय क्या होता है बेटा? बोलो।
जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जो प्रेजेंट हो। हमने कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसमें कुछ नहीं तुलना हुई। हमने कहा तुम रोहन से भी ज्यादा बुद्धिमान हो, तो हमने तुलना करी ना। तुम बहुत तेज दौड़ते हो, घोड़े जैसा दौड़ते हो, ठीक है ना। हमने कहा नीलिमा चांद जैसी सुंदर है, नीलिमा चांद जैसी सुंदर है। यहां पर नीलिमा क्या होगा, उपमेय। आप जनरली अभी बच्चे भूल जाएंगे, ठीक है ना। मान सम्मान किसका होता है, जो अपने से बड़ा होता है, इतना तो सब लोग याद रखोगे। तो उपमान में क्या होता है, भाई नीलिमा चांद जैसी सुंदर, यानी कि कितनी मतलब नीलिमा के तुलना चांद से करी जा रही। सोनिका चांद जैसी सुंदर है, मोहिनी चांद जैसी सुंदर है, यानी कि चांद एक है। तो बड़ा कौन हुआ, चांद। यानी कि उपमान वो होता है बेटा जो प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर प्रस्तुत नहीं होता है, प्रस्तुत नहीं होगा। और उपमेय क्या होगा, ये प्रस्तुत होगा, वहां पर होगा। हमने कहा तुम घोड़े जैसा तेज दौड़ते हो, हाथी सा बलवान हो, तो यहाँ हाथी है नहीं, हमने तुम्हारी ताकत को देख करके उससे उनकी तुलना करी है ना। तो ये दोनों बातें क्लियर हुई बेटा। जिसको ना क्लियर हो हाथ खड़ा करें। उपमेय वो होता है जो प्रस्तुत होता है, हाँ, जो प्रेजेंट होता है। उपमान वो होता है जिससे उसकी तुलना हो रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, जिससे की जाती है वो उपमान है। क्लियर, बोलो, कोई दिक्कत। चलिए, साधारण धर्म या साधारण गुण क्या होते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। हमने कहा नीलिमा चांद जैसी सुंदर है, दोनों में कॉमन क्या, सुंदरता। दोनों में कॉमन क्या है, सुंदरता। और वाचक शब्द क्या होते हैं, जैसा, जैसी, सा, सी, से, ये जो आए ये वाचक शब्द होते हैं। जिस अलंकार में ये चारों चीजें होंगी वो पूर्णोत्तमा अलंकार होता है, पूर्णोत्तमा अलंकार होता है। और जिनमें चारों चीजें नहीं होती, एक तो गायब होंगी, उन्हें लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। ये पेपरों में नहीं आएगा, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए। मेन हमारा उपदेश है उपमेय और उपमान को आप समझिए। उपमेय क्या होता है, जो प्रस्तुत हो वो क्या होता है, और जिससे तुलना की जा रही होती वो क्या होता है, उपमान होता है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे अगर हम लोग आते हैं उपमा अलंकार, पहला है, कौन सा है, अत्यंत समानता होने के कारण, जहां पर अत्यंत समानता होने के कारण दोनों की तुलना की जाती है, वह क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। बहुत जनरल सी बात की, दोनों में जहां पर समानता विद्यमान होगी उसके कारण जो भी तुलना करी जाए मतलब जाती है, उसी को हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया और हमने कहा नीलिमा चांद जैसी सुंदर है। नीलिमा कैसी है, नीलिमा चांद जैसी सुंदर है। ठीक ना। अब जब पेपर में तुम्हें मिला ये लाइन, पेपर में ये लाइन मिली, तो तुम देखना इसमें जैसा, जैसी ये जरूर आएंगे, क्योंकि तुलना तभी होगी उनके जैसा, सासी से, ये जरूर शब्द आएंगे। जब तक ये आएंगे नहीं तब तक तुलना कर नहीं पाओगे किसी की। ठीक है, तो ये क्या होगा, उपमेय मतलब उपमा अलंकार है। कभी कभी इस टाइप की लाइन लिखेगा बेटा और तुमसे कहेगा इसमें उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो उपमान और उपमेय दोनों का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो एक पहले लिखिए उपमा अलंकार, पहले तो अलंकार लिखिए बेटा। अलंकार के बाद में फिर हम लोग कौन सा तुम्हें पहले पढ़ा रहे हैं, अर्थालंकार। अलंकार लिखो। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार, ये पर्टिकुलर बेटा उन्हीं की परिभाषा है, तभी ये करिए, एसआई में आई थी आपकी बात। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह क्या है, अलंकार है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, जब भी डिजिट में आए आंसर। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है।
जनरल सी बात बेटा जो सीखनी, यहाँ शब्द विशेष के कारण चमत्कार है, यहाँ अर्थ विशेष के कारण चमत्कार है, यहाँ पर ना तो अर्थ ना तो शब्द के कारण कोई चमत्कार नहीं है। वो क्या होते हैं? उभय अलंकार होते हैं। ठीक ना? कहने का मतलब ये है कि आप कभी पैंट शर्ट पहन लिए, कभी कोट पैंट पहन लिए, कभी कुछ पहन लिए, कभी ना भी कुछ, मतलब साधारण सिंपल कपड़े में रहोगे तभी मां न रहोगे। ये सिंपल कपड़े में होते हैं। ठीक है, चलिए कर अब हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्था में पहला लिखो बेटा उपमा। समय अभाव के कारण हम दो तीन एग्जाम्पल आपको कराते चलेंगे। उपमा, उपमा अलंकार। अत्यंत समानता होने के कारण जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना, एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे नीलिमा चांद जैसी सुंदर, नीलिमा चांद जैसी सुंदर। सेकंड लिख लो, अति मलिन ब्रश भानु कुमारी, अति मलिन ब्रश भानु कुमारी। उपमा है यहां पर भी, अति मलिन ब्रश भानु कुमारी। तीसरा लिखो बेटा, अति मलिन ब्रश भानु कुमारी। तीसरा लाइन है बेटा, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये सब क्या बेटा? उपमा अलंकार है। अब इनके अर्थ भी बताएंगे तुम्हें, क्योंकि ये अर्था में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब तक अर्थ नहीं तुम्हें पता चले तब तक उन पर चीजें तुम्हें समझने में दिक्कत। जैसे पहले हमने लिया नीलिमा चांद जैसी सुंदर, एक सिंपल सी लैंग्वेज है, आपकी समझ में आया होगा, ये हम भी समझ रहे हैं। ठीक ना? अति मलिन ब्रश भानु कुमारी, इसके आगे पीछे का भी आभूषण केवल एक नहीं होगा भाई, अलंकार तो पूरे काव्य में होता है। यहाँ क्या करते हैं, एक लाइन उठा करके देते हैं वो, तो जब तक तुम्हें पूरे का सेंस नहीं पता होगा तब तक उसमें निकालना इतना आसान नहीं होता है। सीधी सी बात हम भी समझते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पत्ते के जैसे, पीपर पात माने पत्ता जैसा, मतलब जरा से हवा चली नहीं कि वो पत्ते डोलने लगते, तो मन हमारा ऐसे चलायमान या चंचल है। ये जब अर्थ निकाल रहे हो तब तुम समझ पा रहे हो। तो यहाँ अत्यंत समानता होने के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अभी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए टॉपिक को, फिर हम तुम्हें धीरे धीरे निकालना भी सिखा देंगे, कैसे उपमा ठीक होगा, कैसे रूपक ठीक होगा। सेकंड क्या बेटा? रूपक। रूपक अभी लिख लेना, फिर हम बता रहे हैं। रूपक में क्या है? उपमेय उपमान समझ में आ गया है ना? उपमेय क्या होता है? जो प्रस्तुत होता है। तुम लोग आज के दिन क्या हो? उपमेय हो, यहाँ प्रेजेंट हो। हमने कहा कि तुम उतने ही मेहनती हो जितने पहले वाले बैच के बच्चे थे, तो आज तुम यहाँ पर उपमेय हो, पहले वाले बैच के बच्चे क्या है? उपमान। ठीक है। अब है रूपक, गुणों की मिलती जुलती अत्यंत सुंदरता के कारण अभेद्य आरोप है, यानी कि जिसको भेदा, यहां अलग अलग था, नीलिमा चांद जैसी सुंदर थी, दोनों अलग अलग थे, अब यहां अभेद्य आरोप होगा। सिर झुका के तूने नियत की मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। ये भी ना समझ में आए तो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद ये नहीं कह रहे हैं कि मैं चांद जैसा खिलौना ले, यो उनका चंद्रमा ही खिलौना है। उपमेय में अरे उपमान का अभेद आरोप होगा। चरस सरस कमल, ठीक ना? एक सेकंड, रूपक पे आए हम लोग, तो रूपक पे क्या होता है?
उपमेय और उपमान का अभेद्य आरोप होगा। अभेद्य का मतलब जिसे भेदा ना जा सके, अलग ना किया जा सके। यहां उपमेय उपमान के अत्यंत गुणों में समानता के कारण आप भेद रहे थे, अलग अलग कर रहे थे। अब यहां पर उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण, अत्यंत समानता के कारण अभेद्य आरोप होता है, अभेद्य आरोप होता है। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले आओ, वो ये नहीं कह रहे कि चांद जैसा खिलौना ले आओ, कह रहे हो चंद्रमा ही उनका खिलौना है, यानी कि जो उपमेय वही उपमान है। रूपक को निकालने का एक और बहुत डैश में हो सकता है कभी कभी धोखा हो जाए, ठीक ना। योजक चिन्ह लेगा, एग्जाम्पल ले मतलब लेता है, लेकिन अभी कई एग्जाम्पल ऐसे भी हम तुम्हें बताएंगे जहां योजक चिन्ह नहीं होगा लेकिन रूपक होगा, ठीक ना। जैसे पहले एक सरल सी बात कि योजक चिन्ह का दो शब्दों के बीच में प्रयोग होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, क्या लिया गया? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, चंद्र और खिलौना, यानी कि जो चंद्रमा है वही उनका खिलौना है। देखना समझना तुम्हें यहां पर ये है, ये नहीं कह रहे हैं श्री कृष्ण मतलब भगवान कि चंद्रमा जैसा खिलौना ले आओ, वो कह रहे हैं मेरा चंद्रमा ही खिलौना है कि नहीं है। चंद्र तो योजक चिन्ह आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, अगला क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, कहने का मतलब मैं उन चरणों की वंदना करता हूं, यानी कि चरण कमल जैसे नहीं है, उनके चरण ही कमल हैं। ये अर्थालंकार हैं। जब तक अर्थ नहीं निकालोगे तब तक वहां तक जहां तक कभी तुम्हें ले जाना चाह रहा वहां नहीं पहुंच पाओगे। हम तुम सामान्य भाषा में का कहते हैं कि कमल जैसे चरण, और कभी ये कह रहा है रूपक के थ्रू कि उनके चरण ही कमल हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उस हरि की वंदना करता हूं जिनके चरण ही कमल हैं। ये नहीं मतलब कह रहा कि उन कमल मतलब कमल जैसे चरणों की वंदना करता हूं, ये लाइन दूसरी है और ये लाइन दूर। सिर झुका के तूने नियत की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। हृदय और जलजात ये है, इसका मतलब क्या? ये तो तुम्हारे ऊपर बहुत सटीक बैठती है। सिर झुका के तूने, नियत माने प्रकृति की, मान लिए बात कि मेरे भाग्य में नौकरी नहीं थी, और स्वयं ही मुरझा गया। कैसा? हृदय जलजात, यानी कि जलजात होता है कमल का पर्यायवाची, ठीक ना। जैसे कमल मतलब मुरझा जाता है वैसे ही आपका हृदय अपने आप मुरझा गया। कमल एक समय के बाद में मुरझा जाता है, ऐसे तुम एक एज के बाद में मुरझा जाओगे, ठीक ना। यानी कि जो हृदय है वही कमल है। हृदय तुम्हारा कमल के समान नहीं है, ये धोखे में ना रहो। मेरी बात समझ पा रहे? सिर झुका के तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। तो रूपक अलंकार वे अलंकार होते हैं जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो। अभेद का मतलब उन्हें अलग करना कठिन हो। सामान्यतया योजक चिन्ह का प्रयोग होता है सा सी से, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तुलना हुई होगी, ठीक है ना। वो भी योजक चिन्ह तो आएगा, लेकिन इनमें सा सी से जैसा ये नहीं आएगा। मेरी बात जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहां जा पा रहे हो आप लोग? आए? हाँ, घुसने का मतलब यह है
कि तुलना वहां पर भी हो रही है, उपमा में भी, लेकिन वहां सासी जैसा जैसी आता है। यहां भी योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह वहां भी हो सकता है। हाथी सा टीला, हाथी और टीला के बीच में लगा दें योजक चिन्ह। नीलिमा चांद जैसी सुंदर है, नीलिमा और चांद में लगा दें तो योजक चिन्ह वहां भी आएगा, योजक चिन्ह यहां भी आएगा, लेकिन वहां सासी से जैसा कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहां नहीं आएगा। स्वयं ही मुरझा गया हृदय जलजात, मैया मैं तो चंद खिलौना ले आओ, चरण कमल बंदो हरिराई। ये नहीं कह रहा कभी कि चरण कमल के जैसे, मतलब चरणों की वंदना करता हूं, वो स्वयं ही कह रहा कि वही चरण जो है वही कमल है। ठीक ना। जैसे है शशि मुख में घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। शशि मुख में घूंघट डाले, अभी ये शशि मुख में घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। तो इस लाइन का मतलब बेटा ये है, तुमने देखा हमारा तुम्हारा पढ़ाना यहाँ उद्देश्य नहीं है। हमारा इस समय मात्र मैं उतारा गया हूं हिंदी में तुम्हें पेपर टिक कराने के लिए, ठीक ना। नहीं मैं ज्यादा हाथ डालता नहीं हूं किसी सब्जेक्टों में। ज्यादा बड़ी अम्मा बने का मतलब है कि ज्यादा लेथन, है ना। हम केवल इस तुम्हारे बैच की मतलब वजह से, यानी आज तक हमने कभी तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि हम हिंदी के भी टीचर हैं। अब यहां पर योजक चिन्ह आया बेटा, ठीक ना। इस योजक चिन्ह के साथ में कहीं पर भी इसमें सासी जैसा जैसी लगा है, नहीं लगा। आंख मूंद करके तुम रूपक पे टिक कराओ, लेकिन ऑप्शन में भी देख लेना रूपक है कि नहीं है। जो आंख मूंद के टटोक है ABCD ऐसा करियो, ये तो अपना देख ही लेना। इतना क्लियर हुआ रूपक? बताओ किसी कोई दिक्कत? अब आगे आते बेटा बातें नहीं, तुम तो एक के बाद में तुरते जैसे जो स्टेशन से छूट औरे में आ गए, फिर उन चाय समोसा करने लगे। अब बेटा तीसरा हमारा तुम्हारा चल रहा था उत्प्रेक्षा। कौन सा था? उत्प्रेक्षा। उपमा में क्या था? अत्यंत गुणों के समानता के कारण तुलना थी, ठीक। यहां पर क्या था? अत्यंत गुणों के समानता के कारण गुण समानता ही नहीं एक है, अभेद आरोप था। उत्प्रेक्षा में क्या था? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई, यानी कि है नहीं, एक्चुअल में नहीं है। उपमेय में उपमान की क्या हो? संभावना। तुम्हारी संभावना है कि तुम सिलेक्ट होगे, अभी हो नहीं सिलेक्ट। बात तो मेरी गलत तो नहीं है। जैसे उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन के लिए लाइन यूज हुई है कि उस काल के मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो, है नहीं, ठीक ना। अर्जुन कैसे कांप रहे? जैसे सागर में लहरें होती हैं। तो मानो, तो एमा मानो मनो जानो जनो ज्यो, ये शब्द जरूर आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तब तक मनियों के का जब कल्पना कर रहे हो, ठीक है ना। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, और मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन, ठीक ना। जहां भी चमचमात चंचल नयन, पच चमचमात चंचल नयन, पट घूंघट छीन, मतलब उसके नयन ऐसे चमचमा रहे। अब यहां कभी है, कहा जाता जहां न जाए रवि तहां जाए कभी।
है ना। कहो चमचमात चंचल नयन पट पट घूंघट बिट छीन। कहने का मतलब कि अब वो खैर कल्पना है कि स्त्री के नयन आई चमचमा रहे जैसे जल उछरत जुगमीन, मछली पानी में उछलती है। अब वह जाहिर सी बात है, जौने स्त्री का देख के यो लिख रहा हुआ मतलब नेट की साड़ी में रही हुई, जब तक नेट के साड़ी ना हुई तब तक वो के नयन कहां से दिख हुई है कि नहीं बात। तो ये कहने का मतलब ये है हमारे कि देखो ये कवि हैं, कुछ भी ये कर सकते हैं। तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में होता नहीं माना जाता है। उपमेय में उपमान की संभावना होगी, उपमेय में उपमान की संभावना होगी। और एक दो एग्जाम्पल, जैसे उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानव या मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है ना। तो यहां तक दिक्कत कोई, तीन क्लियर हुई। तीन में कुछ नोट करोगे, पहले नोट करा दे तब आगे चले हम। यहां से तो ये नोट कर लीजिए, उत्प्रेक्षा का हम बोल देंगे एक दो एग्जाम्पल। ये हिंदी का बिल्कुल दर्द है बेटा, अगर ये हिंदी में पकड़ लिए, उपसर्ग प्रत्यय मतलब पकड़ लिए, पर्यायवाची तो ये लर्निंग पोर्शन है, ना आते हुए भी टिक करी जा सकती है, करा देंगे, लेकिन तब भी उसमें तुम्हें कुछ न कुछ आए नहीं। तो एडमिट कार्ड आ गए सुधीर भैया, भी लोड दो हमारे। एडमिट कार्ड लोड होने लगे, आज से हुए होंगे। कहां गया सेंटर तुम लोगों का? चलो या नोट करो जो पहले, एक एक बेटा आप समाप्त होने दीजिए। अब ये रस छंद अलंकार का जब क्लोज कर देंगे तभी आपकी नई बात सुनेंगे। हमने कहा था ये टॉपिक हम क्लोज कर देंगे। हाँ जी, हाँ बुआ।